NSAE 3402। इससे पहले हमने 3400 किया है, अश्योरेंस स्टैंडर्ड। अगेन ये जो सीरीज है अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की, बेसिकली यहाँ पर अभी तक तो ये पता हो गया होगा, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आपने 3400 भी देख लिया होगा वीडियो। बेसिकली अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में क्या है कि अपने को अश्योरेंस देना होता है ऑन दोज मैटर्स विच आर नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं। तो अगेन क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड जो फैमिली है ओवरऑल, जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली है NSA का, वो अपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही है। तो इस सीरीज़ के ऊपर जो है, जहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और बाकी मैटर्स पर भी अश्योरेंस देना पड़ सकता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर रखा है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हमारी ज़रूरत है तो हम किस तरह से उसको साइन करेंगे, किस तरह से हमारी रिपोर्ट प्रेजेंट होगी। जो 3402 है, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद रीडिंग मात्र बचेगी। यहाँ अगर थोड़ा सा टाइम आप मेरे साथ ध्यान से दे देते हैं तो आप देखोगे आपका स्टैंडर्ड यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स लिमिटेड, इसका ऑडिटर है मिस्टर ए। अब ये इसकी ऑडिट करने गया। अब ऑडिट करेंगे तो अंडरस्टूड है कि ऑडिट प्रोसीजर का यूज करेंगे, जहां हम एविडेंस गैदर करेंगे और उन एविडेंस के बेस में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और एक ओपिनियन अपना दे देंगे। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब एक्स लिमिटेड ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है वाई लिमिटेड को। क्या चीज आउटसोर्स कर रखा? बहुत कुछ है आउटसोर्स करने के लिए। आजकल जो ट्रेंड देखा गया है, आजकल जो स्टार्टअप का ट्रेंड है, आप देखोगे अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको बहुत हेडेक लगता है अपने पूरे अकाउंटिंग, है ना, उसको मैनेज करना, एंट्री करना और डेटा प्रोसेसिंग, बड़ा हेडेक लगता है। तो वो क्या करती है ऐसे केस में, वो किसी थर्ड पार्टी, जैसे कि इस केस में मान लो वाई लिमिटेड है जो कि स्पेशलाइजेशन ही करती है अकाउंटिंग का। एक्स लिमिटेड क्या कर सकती है, अपना पूरा अकाउंटिंग आउटसोर्स कर सकती है वाई लिमिटेड को। स्टार्टअप वगैरह ये सब बहुत करते हैं कि हेडेक ही नहीं है, डिपार्टमेंट कम हो जाएगा, मेन फोकस करते हैं अपने काम धंधा में पैसे बनाने में। एंट्री नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टैक्स रिटर्न नहीं लगा, है ना, वैट रिटर्न नहीं लगा, तो ये सारे झमेले से निकल जाते हैं। ये वाई लिमिटेड एक्सपर्ट है, वो संभाल लेगा, हम उसको आउटसोर्स कर देते हैं, ये हेडेक अपना है ही नहीं। आज के दिन में जो कंप्लायंस है बहुत बड़ा हेडेक है। आज पेनल्टीज इंटरेस्ट लगना बहुत मामूली बात है, तो आपको लगता है कि ये हेडेक रखना ही नहीं है, भैया दे दो। तो फुल अकाउंटिंग भी हो सकता है आउटसोर्स कर रखा हो, बहुत कुछ है आउटसोर्स करने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यह हो सकता है, ये बहुत कॉमन आपको देखने मिलेगा, पेरोल एक्टिविटीज। पेरोल, पेरोल मतलब, अब आप बोलोगे कि भैया पेरोल तो सर एम्प्लॉइज का क्यों करेगा कोई? पेरोल है ना, एम्प्लॉइज का डेटा, एम्प्लॉइज का सैलरी कैलकुलेशन करना, उसका TDS कटा कि नहीं कटा, प्रोविडेंट फंड अगर एप्लीकेबल है, वो सारी बातें। तो भैया अगर आपके पास में मान लो 5000 एम्प्लॉइज है, आपके पास में, है ना, 1000 एम्प्लॉइज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 5-5 लाख एम्प्लॉइज है, 10-10 लाख एम्प्लॉइज है आज के दिन में। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, नेपाल में मेरे हिसाब से हजारों में पाएगा, है ना, बड़ी बड़ी ग्रुप्स में कई हजार भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि
एक बड़ा हेडेक है अगेन, है ना। सैलरी कैलकुलेट करना, लीव कटेगी, उसमें से टीडीएस कटेगा, कैलकुलेशंस करना, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, पेमेंट करना, उसके अंदर से टीडीएस काटना। तो भैया ये भी हो सकता है एक काम कि मान लो पेरोल जैसा कोई एक फंक्शन है जो एक्स लिमिटेड ने अपना आउटसोर्स किया गया वाई लिमिटेड एक्सपर्ट है इस काम में। वाई लिमिटेड खाली एक्स लिमिटेड का नहीं कर रही है, वाई लिमिटेड का काम ही है मान लो पेरोल एक्टिविटीज, पेरोल अकाउंटिंग या फिर पूरा अकाउंटिंग देखना। तो वाई लिमिटेड के पास ऐसे कई सारे क्लाइंट हो सकते हैं, 10 20 50 100 200 500 क्लाइंट हो सकते हैं जिसका वाई लिमिटेड काम करती है। अब इस सिनारियो में हो क्या रहा है, मैं जब ऑडिट करने गया एक्स लिमिटेड की, तो मेरे को ये बताइए कि क्या मेरे लिए, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपनी, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं देखता हूं, मैंने पूछा पेरोल का लाइए डेटा, भैया पेरोल नहीं चेक करूंगा मैं कितने एम्प्लॉइज हैं, घोस्ट एम्प्लॉइज है कि नहीं है, जो हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन में कैप 2 में करते हैं, चेक नहीं करूंगा मैं। एम्प्लॉइज का लिस्ट ला के दीजिए, है ना, घोस्ट एम्प्लॉइज है कि नहीं है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, क्या कट रही नहीं कट रही है, उसमें जो कैलकुलेशंस ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, टीडीएस वगैरह कट रहा है, गवर्नमेंट को जमा हो रहा है। भैया मेरी तो ड्यूटी बनती है ये करना, मेरा तो काम है, ये एक फंक्शन है मेरा, ये मैं रिपोर्ट करता हूं कि गवर्नमेंट ड्यूज कितने थे, क्या है। यहां गलती हो रही है और पकड़ में नहीं आ रही तो आगे जाके क्लाइंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगता है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो सकती है। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क आ सकता है अगर पेरोल में गड़बड़ है तो मैं एक्स लिमिटेड को बोलता हूं भैया मेरे को तो प्रोवाइड करिए डेटा। एक्स लिमिटेड क्या बोल रहा है, सर डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो सारा आउटसोर्स, डेटा इन द सेंस कि सर सारे कैलकुलेशन सब कुछ कौन देख रहा है, सर वाई लिमिटेड कर रहा है अभी हमारा ये वाला काम। तब मैं बोला मेरे पास टीम है अपनी, तो PQRS, मैं बोला जाइए आप लोग वाई लिमिटेड, उसको बोलिए एक्स लिमिटेड का डेटा देगा, हमें ऑडिट करनी है। आपको लगता है वाई लिमिटेड देगा डेटा? नहीं देगा। क्यों? वाई लिमिटेड के पास और बहुत काम है। वाई लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के जैसी 50 100 200 कंपनी होगी जिसका वो काम कर रहा है, हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो। अगर वाई लिमिटेड ये करने लग गया तो सारा दिन यही करता रह जाएगा काम धंधा बंद करके। तो वाई लिमिटेड तो आपको डेटा देने से रहा, वाई लिमिटेड बोलेगा मैं क्यों दूंगा आपको डेटा भैया, मेरे को और बहुत काम है। आप एक्स लिमिटेड के ऑडिटर है, मेरे थोड़ी है ना। मिस्टर ए, यू आर ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, नॉट माइन, यू हैव नो बिजनेस कमिंग टू माई प्रमाइस टू चेक डेटा। अब लेकिन मेरा जो मोटिव था, मेरा जो काम था एक्स लिमिटेड का ऑडिट करना, वो तो अधूरा रह गया। मैं ओपिनियन देने के लायक नहीं हूं क्योंकि मैंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट किए ही नहीं अभी तक। पूरा पेरोल भैया बहुत बड़ा फंक्शन है, 5,000 10,000 एम्प्लॉइज है, मटेरियल में स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड पूरे इसी कहानी को लेकर बनाया गया है कि ऐसे केस में वाई लिमिटेड एक ऑडिटर को अपना अपॉइंट करेगा। वाई लिमिटेड क्या करेगा, एक अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगा। मान लो मिस्टर बी को अपॉइंट करेगा ऑडिटर, अगेन सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी पड़ेगी, मेंबर इन प्रैक्टिस चाहिए यहां पर। क्या करेगा, एक अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगा, जो ऑडिटर एक अश्योरेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये ऑडिटर क्या करेगा, मिस्टर वाई लिमिटेड का अश्योरेंस के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करेगा। वाई लिमिटेड दे देगा एक्स लिमिटेड को, और मैं जो ऑडिट करने गया था एक्स लिमिटेड का, इस रिपोर्ट के आधार पर चेक कर लूंगा, अपनी तरफ से ये संतुष्टि कर लूंगा कि सारे कंट्रोल्स वहां पर काम कर रहे हैं, सिस्टम ठीक से डिजाइन किया गया है, ऑपरेशन इफेक्टिवली काम कर रहा है, मेरे को भी शांति आ जाएगी। जो मैं यहां करता एक्स लिमिटेड के यहां, वो मैं नहीं करूंगा, वो मिस्टर बी जो दूसरा ऑडिटर है वाई लिमिटेड के यहां करेगा और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा जो कि एक्स लिमिटेड के पास आएगी और मेरे को मिल जाएगी। मैं उस रिपोर्ट के आधार पर यह कंक्लूड कर सकता हूं कि वाई के यहां पर जो एक्स लिमिटेड का पेरोल का अकाउंटिंग हो रहा था वो ठीक से हो रहा है, कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है, काम कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये पूरा स्टैंडर्ड इसी के ऊपर बेस्ड है। अब ये स्टैंडर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है, मिस्टर ए के लिए कि मिस्टर बी के लिए? ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है मिस्टर बी के लिए। ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किसके लिए है,
मिस्टर बी के लिए। इससे इस स्टैंडर्ड को मिस्टर ए के काम से, फंक्शन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये गवर्न होता है आपका स्टैंडर्ड 402। 402 इसकी बात करता है मिस्टर ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर ए जब ऑडिट करने जा रहा है एक कंपनी की, एक एंटिटी की जैसे एक्स लिमिटेड, तो उसका अगर कोई काम, कोई फंक्शन, कोई एक्टिविटी कहीं और आउटसोर्स की गई है तो मिस्टर ए क्या करेगा। ये स्टैंडर्ड बात करता है मिस्टर बी के बारे में। ये स्टैंडर्ड जो अश्योरेंस रिपोर्ट जमा करने की बात करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डिसाइड करेगा, मिस्टर बी की। NSA 3402, देखो 3402 है यहां पर 402 है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में, क्योंकि 402 बोलता है एक्स लिमिटेड के लिए, मिस्टर ए ऑडिटर के लिए, और NSAE जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 3402, ये बात कर रहा है मिस्टर बी कैसे ऑडिट करेगा। ऑडिट इन द सेंस अश्योरेंस। ये पूरा सार है इस स्टैंडर्ड का। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर बी इन चेकिंग एविडेंस ऑन द सिस्टम्स, जो भी काम कर रहा है वो, और उसको जमा देने का अश्योरेंस रिपोर्ट। इसको हम लोग बुलाएंगे यूजर एंटिटी। यूजर एंटिटी, इसको हम यूजर एंटिटी या यूजर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बुलाएंगे हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोले तो, या सर्विस एंटिटी लिख रहा हूं मैं यहां पर। सर्विस एंटिटी क्यों? क्योंकि ये सर्विस दे रहा है एक्स लिमिटेड को, उसका पेरोल का एक्टिविटी का सारा जिम्मेदारी लेके। और इसको बुलाएंगे हम लोग सर्विस ऑडिटर। मिस्टर बी को क्या बुलाएंगे? सर्विस ऑडिटर। और इसको बुलाएंगे यूजर ऑडिटर। तो ये स्टैंडर्ड में किसके बारे में बात करनी है? इस स्टैंडर्ड में बात करनी है हमें कि मिस्टर बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अश्योरेंस रिपोर्ट जमा देने में एक सर्विस एंटिटी की। अब मेरे को ये बताइए कि जब मिस्टर बी एविडेंस गैदर करेगा, प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो क्या ये इसके सारे इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा? नहीं करेगा। मिस्टर बी को सिर्फ उन चीजों से मतलब है, उन मैटर से मतलब है जो मैटर रेलेवेंट है सर्विस देने के लिए एक्स लिमिटेड को। मतलब मिस्टर बी का दायरा स्कोप क्या होगा? भैया, आई नीड टू चेक ओनली दोज कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू एक्स लिमिटेड। अरे इसके यहां तो इतनी सारी, मैंने बताया ना, 50 कंपनियां हो सकती है जिसका वो डेटा प्रोसेस कर रहा हो, जिसका कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसा पेरोल हो उसका एक्टिविटी है ना कर रहा हो, उसका प्रोसेस कर रहा हो। तो बी क्या सबका देखेगा? नहीं। ये स्पेसिफिक है क्या चीज के लिए? एक्स लिमिटेड का पेरोल वाला पार्ट ही चेक करेगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। मतलब भैया मेरे को ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मिस्टर एक्स का जो काम आपने ले रखा है वो ठीक से आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट सबमिट करूंगा अश्योरेंस की, ये काम आएगी मिस्टर ए जो ऑडिटर है उसको। अच्छा, मिस्टर ए को क्या मतलब है कि वाई लिमिटेड बाकी सब 50 कंपनी का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ठीक से, इंटरनल कंट्रोल है, सिस्टम ठीक से डिजाइन किया गया है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। तो ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर, कहां रिपोर्ट सबमिट होगी, क्या चीज को लेकर? सिर्फ उन मैटर्स को लेकर, उन कंट्रोल्स को लेकर जो कि डिजाइन किए गए हैं, इंप्लीमेंट किए गए हैं मैटर ऑफ एक्स लिमिटेड। हमारे इस एग्जांपल में जैसे पेरोल, भैया पेरोल का लिस्ट आ गया। अच्छा देखो, अब एक कोई कंट्रोल होता है ना, आप देखोगे जैसे पेरोल है तो सारे कंट्रोल यहां नहीं होते हैं, कुछ चीजें यहां पर भी रह जाएगी। जैसे मेरे को ये बताइए लिस्ट कौन देगा? मान लो मंथ टू मंथ में पेरोल की एंट्री हो रही है, मंथ टू मंथ में पेरोल का प्रोसेस कर रहे हैं। एम्प्लॉय डेटा, इतना एम्प्लॉयज है, इतना लीव है उसका, नेट इतना है, डेज वर्किंग, ओवर टाइम इतना है, पेमेंट पर मंथ इतना है, प्लस उसमें चेक करेगा ना कि इंक्रीमेंट का बात था तो कोई है ना अग्रीमेंट चेक करेगा, वो उसको प्रोसेस करेगा।
उसके बाद इसमें से टीडीएस कटेगा, प्रोविडेंट फंड है तो वो कटेगा, कोई टैक्सेस और कुछ है तो वो कटेगा, एम्प्लॉय वाला पार्ट सैलरी जमा होगा उसके बैंक अकाउंट में, जो जो टीडीएस है सरकार को वो चला जाएगा उसके पैन नंबर के आधार पर, सारी चीजें होंगी। लेकिन भैया डेटा कौन देगा? लिस्ट जो होगी एम्प्लॉयज की, इतने एम्प्लॉयज है, इतना लीव है, इसका ये इंक्रीमेंट होने वाला है, ये अग्रीमेंट है, ये सब तो एक्स लिमिटेड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या टोटल पेरोल फ्रॉम 0 to 100 इज बीइंग प्रोसेस्ड एट दिस थर्ड पार्टी सर्विस पार्टी वाई लिमिटेड? नहीं। सम पार्ट ऑफ दैट कंट्रोल विल ऑलवेज रिमेन वेयर विद एक्स लिमिटेड। यूजर एंटिटी जो उसके पास हमेशा रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि जैसे कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी कितनी है उसकी, कितना लीव लिया, ये तो यहां मेंटेन हो रहा है ना भैया, प्रोसेस ये कर देगा मंथ टू एंड में। तो यही पूरा सार है स्टैंडर्ड का। अश्योरेंस रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बी की बताई गई है, ए से कोई मतलब नहीं है हमें स्टैंडर्ड में। ए कवर होगा 402 में। ये चेक करके सर्विस एंटिटी जो है वाई लिमिटेड हमारे एग्जांपल में, इसका एविडेंस इकट्ठा करेगा और कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकते हैं इसमें, और रिपोर्ट सबमिट करेगा उन मैटर पर, उन कंट्रोल्स पर जो कि सिर्फ एप्लीकेबल या रेलेवेंट है एक्स लिमिटेड के लिए, यूजर एंटिटी के लिए। सब कुछ नहीं चेक कर रहा है वो, उसको कोई मतलब नहीं सब कुछ से। तो स्टैंडर्ड बताएगा स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना टाइप्स ऑफ ऑडिटर कौन कौन है, उसके बाद कितने टाइप की रिपोर्ट होती है, 2 टाइप की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 टाइप 2, वो जाके आगे जब उसे पढ़ूंगा तो डिस्कस कर लेंगे, और कैसे एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। सारी ये वाला क्लियर है तो एग्जाम में आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। पर्पस assurance report ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आप अगेन अश्योरेंस रिपोर्ट जा रही है, कंट्रोल के ऊपर जा रही है। तो यहां पर आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर्विस, मैंने क्या बोला, वाई लिमिटेड से मतलब है हमें, वाई लिमिटेड के यहां पर जो कंट्रोल्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं, डिजाइंड है, इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है। हमें जो यूजर एंटिटी थी जो कि हमारे एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड था, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इंट्रोडक्शन। एनएससी 3402 डील्स विथ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स अंडरटेकन बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस। तो पब्लिक प्रैक्टिस में जो है वो लेगा टू प्रोवाइड रिपोर्ट फॉर यूज बाय यूजर एंटिटी। रिपोर्ट किसके यूज की है? यूजर एंटिटी की। हमारे एग्जाम्पल में कौन था? एक्स लिमिटेड। एंड देयर ऑडिटर्स ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है हमारे एग्जाम्पल में? वाई लिमिटेड। दैट प्रोवाइड अ सर्विस टू यूजर एंटिटी दैट इज लाइकली टू बी रेलेवेंट। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, कौन सी रेलेवेंट सर्विस थी? पेरोल। भैया इसको चेक नहीं करेंगे तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। टू यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एज इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट कॉम्प्लीमेंट्स एनएसए 402। कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है? मैंने बोला एनएसए 402 यूजर एंटिटी के लिए है, एनएसएई 3402 किसके लिए है? सर्विस एंटिटी के लिए। In that reports prepared in accordance with NSAE are capable of providing appropriate evidence under NSA 402। तो यही रिपोर्ट का इस्तेमाल करके तो वो 402 में डालेगा। लेकिन हमें यहां क्या मतलब है? सिर्फ सर्विस ऑडिटर से मतलब है हमें, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। होप एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना शुरू का,
तब रीडिंग तो बहुत जल्दी जल्दी, कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है रीडिंग करने में. इट अप्लाइज टू ओनली व्हेन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा मेरे को बताइए, आप ऑडिट करने गए, नथिंग हैज बीन आउटसोर्स्ड. 402 में ही आप अगर देख रहे हैं तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना 402. 402 तब एप्लीकेबल होगा ना जब आउटसोर्स किया गया है. 3402 एप्लीकेबल होगा तभी तो 402 एप्लीकेबल होगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है. नॉर्मल ऑडिट होगी ना, नॉर्मल एनएसए में ही आ जाएगा फिर तो. एनएसए 3402 applies only when service organization is responsible or otherwise able to make an assertion about. assertion मतलब whatever you say है ना, whatever you present. management assertion, आप जो present करते हैं. the suitable design of controls. it does not deal with assurance engagement. इसमें 2 पॉइंट बोला गया है, ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट है. क्या बोला गया है? ये सुटेबिलिटी और डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स की बात कर रहा है. डज नॉट डील. अच्छा मैंने क्या बताया था कि आप अगर वाई लिमिटेड के यहां पर, याद है सर्विस एंटिटी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, इसके यहां पर बाकी कंट्रोल्स के लिए आपकी जिम्मेदारी है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं है. वही लिखा हुआ यहां पर कि डज नॉट डील विद अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ओनली ऑन व्हेन कंट्रोल्स एट सर्विस स्टेशन ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड. भैया कंट्रोल ऑपरेट हो रहे हैं आपके यहां पर, खाली ये देखने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये काम है ही नहीं हमारा. कंट्रोल्स फॉर एक्स लिमिटेड, कंट्रोल जो इसके लिए रेलेवेंट है. जनरल कंट्रोल थोड़ी देख रहा हूं मैं आपका, कोई मतलब ही नहीं है मेरे को. मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है आपकी एंटिटी कैसे काम कर रही है, ओवरऑल क्या सिस्टम है ना. मेरे को खाली इंटरेस्ट क्या है भैया, ये बताइए एक्स लिमिटेड का काम आप कैसे कर रहे हैं, बस खत्म. और एक और पॉइंट क्या बोला गया है? टू रिपोर्ट ओनली ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. पहले क्या बोला? कंट्रोल जो ऑपरेटेड है भैया, खाली उससे मतलब नहीं है. दूसरा, टू रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अदर देन दोज, अदर देन, हाँ इसके लिए मेरा काम है लेकिन नॉर्मल कंट्रोल के लिए काम नहीं है. अदर देन दोज तो यहां पर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. यस, ये एप्लीकेबल है हमारे लिए. अदर देन दोज रिलेटेड टू सर्विस दैट इज लाइकली टू बी रेलेवेंट टू यूजर एंटिटी. हमारे एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड था. एक्स यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एज इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. 2 पॉइंट क्या बोल रहा है भैया? कंट्रोल कैसे काम कर रहे हैं मेरे को वो नहीं देखना है. दूसरा, वो कंट्रोल जनरल कंट्रोल नहीं देख रहे हैं, बट ये देखना है वो कंट्रोल जो यूजर एंटिटी जो एक्स लिमिटेड था अपने एग्जांपल में, उसके लिए काम कर रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, कंट्रोल्स दैट इफेक्ट यूजर एंटिटीज प्रोडक्शन, एंटिटीज प्रोडक्शन और क्वालिटी. तो आप ओवरऑल क्या क्वालिटी कंट्रोल लगा रखा है आपने, बताइए काम में, है ना. ये सब चीज मेरे को देखने की नहीं है, खाली एक्स लिमिटेड का बताइए, नहीं तो जरूरत नहीं है. अब ये चीज बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है. आज मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे क्लाइंट के यहां पर इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ जाती है. उस एजेंसी को पता चलता है कि उस क्लाइंट का डेटा वगैरह प्रोसेसिंग मेरे ऑफिस से हो रहा है, या ऑडिट रिपोर्ट वगैरह उसको चाहिए, जो भी डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास में है, तो मेरे लैपटॉप में है. अब वो एजेंसी इनकम टैक्स मान लीजिए नेपाल का मेरी ऑफिस में आ गया, नेपाल में काठमांडू में, ठीक है, और बोलता है आपका लैपटॉप दीजिए. मैं बोला क्या करेंगे आप लैपटॉप का? बोलते हैं नहीं वो जो क्लाइंट है ना उसका डेटा चाहिए. तो मैं क्या बोलूँगा? लैपटॉप नहीं दूंगा मैं. मेरे लैपटॉप में उनके अलावा और 50-100 क्लाइंट के डेटा है, मेरा पर्सनल डेटा है, प्राइवेसी, आपको क्यों दूंगा मैं? वो ले सकता है कहना. वो क्या बोलेगा? क्लाइंट का डेटा दीजिए तो मैं दूंगा ना. वही तो बात है. क्लाइंट के रिलेटेड क्या कंट्रोल है वो बताइए. वाई लिमिटेड क्या बोलूंगा मैं जाके? एक्स लिमिटेड के जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, हमें जांच करनी है. बाकी आप क्या कर रहे हैं हमें क्या मतलब है? वही तो एजेंसी आएगी मेरे पास में, क्या बोलेगी? वो क्लाइंट के यहां पर रेड हुई है, उसका डेटा चाहिए, उसके बारे में बात करनी है. मैं बोला करिए. बोला आपका ऑफिस में क्या क्या काम हो रहा है, मैं क्या बोलूंगा? आपको क्या मतलब है? मैं लैपटॉप क्यों दूंगा मैं आपको? भैया मेरा लैपटॉप है. तो सिंपल सी बात है, वही वाली बात है भैया, जिसके लिए काम कर रहे हो उसका डेटा चेक करना है. व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने डिस्कस किए हैं इसको, मैं पढ़ाया हूं आपको. वो जो किसी और को सर्विस दे रही है, जैसे पेरोल अकाउंटिंग refers to third party organization that provide service to user entities that are likely to be relevant to user. user कौन है? अपना एक्स लिमिटेड हो गया. इंटरनल कंट्रोल एज इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो अश्योरेंस दे रहे हैं, याद रखिए फाइनेंशियल डेटा चेक नहीं करना है.
वाई लिमिटेड के पास जाके फाइनेंशियल डेटा चेक नहीं करेगा मिस्टर बी। खाली क्या चेक करेगा? इंटरनल कंट्रोल। नॉर्मल ऑडिट नहीं हो रही है, ये चेक करेगा कंट्रोल इंप्लीमेंट है कि नहीं है। इसीलिए तो अश्योरेंस रिपोर्ट देगा, ना कि ऑडिट रिपोर्ट। ट्रू एंड फेयर व्यू की बात थोड़ी करेगा, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट देगा। तभी तो क्या बात हो रही है? अश्योरेंस रिपोर्ट की बात हो रही है। अब जरूरी क्यों है सर्विस? मैं तो बोल ही दिया, अगर आप चेक नहीं करोगे, आप बोलोगे छोड़ देते हैं उसको, कौन झमेला करेगा। अरे भैया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है यहाँ पर। पेरोल आप 3,000 5,000 10,000 एम्प्लॉइज हैं मान लेते हैं, कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा सैलरी का, टीडीएस का, प्रोविडेंट फंड अगर कट रहा है तो, है ना। वहां गड़बड़ हुई, पेमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, कितना पेनल्टी इंटरेस्ट आ जाएगा, लिटिगेशंस में फंस जाएगी कंपनी, आपकी एंटिटी। इसलिए ये जरूरी है रिपोर्ट मांगना। क्वेश्चन क्या है? वाई कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट टू यूजर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों जरूरी है? पॉइंट वाइज आंसर अगेन, मैंने पिछले वाले स्टैंडर्ड में ही बोला था। नोट्स ये टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, अल्फा सी ए नेपाल बोल के, कैप 3, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, ये सारे फ्री में मिल जाएंगे। और पॉइंट वाइज मैंने ट्राई किया है, पैराग्राफ कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, एक बड़ा पैराग्राफ सबको तोड़ के हेडिंग है, याद भी इजी होगा और पढ़ने में भी दिक्कत नहीं लगती है। 10-15 एक स्टैंडर्ड अगर आप समझ गए हैं 10-15-20 मिनट में तो पूरा आप पढ़ सकते हैं उसको। ये तो बड़े स्टैंडर्ड में है, 7-8-10 पेज के नोट्स है इसमें, तो इसको भी 10-15-20 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में नोट्स अवेलेबल है फ्री में, है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा सी ए नेपाल कैप 3 टेलीग्राम चैनल। तो क्यों जरूरी है चेक करना? रेलेवेंट टू यूजर्स एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। भैया मैंने क्या बोला, आपके यहां पर गड़बड़ है, अगर आप मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, याद है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, अगर एक्स के इसके यहां पर दिक्कत है तो वो दिक्कत अपने आप यहां पर आ गई। इसके यहां पर कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो काम आउटसोर्स किया था वहां पर गड़बड़ है, वहां पर मिसस्टेटमेंट आ जाएगा। तो कंट्रोल रिलेटेड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव मे बी रेलेवेंट टू यूजर्स एंटिटी इंटरनल कंट्रोल एज इट रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो सैलरी मैंने एग्जांपल दिया, पेरोल। दूसरा, डिस्क्लोजर अबाउट, तो मेरे को जानना पड़ेगा एज एन ऑडिटर ऑफ माय यूजर एंटिटी कि भैया वहां सारा काम ठीक से हो रहा है, अमाउंट है, बड़ा अमाउंट हो सकता है, वो ठीक से डिस्क्लोज किया गया, प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, ट्रांजैक्शंस की एंट्री ठीक से हो रही है, पेमेंट ठीक से हो रहा है। सच कंट्रोल्स में पर्टेन टू असर्शंस अबाउट, इसमें क्या है ना कि ये स्टैंडर्ड में आप पेरोल का एग्जांपल लेके चलिए, आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, आप इंटरनेशनल एसएई है ना, इंटरनेशनल अश्योरेंस स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जनरली वो लोग पेरोल देके ही समझा के, मैं कितनी किताबों में पढ़ लिया, पेरोल देके ही समझाते हैं। आप सैलरी बोल के, पेरोल बोल के अगर दिमाग में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड आपको ईजी लगेगा, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे कि, है ना, काम आउटसोर्स हुआ है तो बहुत सारी चीजें वो सर्विस एंटिटी कर रही होगी। Such controls may pertain to assertions about presentations and disclosure, अकाउंट बैलेंस को लेके, ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स, तो ये सब चीज आपको देखने मिलेगी, तो इसलिए जरूरी है चेक करना। एग्जांपल देखिए क्या है, वही जो मैंने डिस्कस किया वही एग्जांपल लिखा गया है। कंपनी हैज आउटसोर्स्ड इट्स पेरोल प्रोसेसिंग फंक्शन टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वाई लिमिटेड हमारे एग्जांपल में। द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेट प्रिपरेशन ऑफ पेरोल्स एंड टाइमली रेमिटेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, टीडीएस वगैरह जो भी कट रहा है या टैक्सेस एम्प्लॉइज के कट रहे होते हैं वहां जाएंगे, है ना, तो टाइम से नहीं दिया तो लिटिगेशन होंगे आपके ऊपर। आपकी कंपनी जो एक्स लिमिटेड थी उसके ऊपर लिटिगेशन होगा ना, एम्प्लॉइज तो उसके हैं, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में बताओगे नहीं तो बाद में पता चला हो गया तो मिसकंडक्ट हो गया, आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंसेंगे। Statutory dues to government authorities on behalf of company, payroll processing service, organizations control related to timely remittance of payroll, deductions to government authorities may be relevant to company जो कि X Limited है, as late remittance, आपने लेट दिया या नहीं दिया या कम दिया, क्या होगा? penalties, interest, litigations could result in interests and penalties resulting in liabilities of यूजर एंटिटी। तो एक्स लिमिटेड फंस सकता है, तो एक्स लिमिटेड क्या बोलेगा वाई लिमिटेड को
भैया एक ऑडिटर अपॉइंट करिए और हमें एक अश्योरेंस रिपोर्ट जमा दीजिए कि आप हमारा पेरोल अकाउंटिंग एकदम प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं। एक रिपोर्ट सबमिट करिए ताकि मेरा ऑडिटर जो है तो ये रिपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो लिटिगेशंस भी हो सकते हैं। कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी चेक करेंगे। क्या क्या पॉइंट हम लोग देखिए, एक तो पैराग्राफ वाइज है, 4 नंबर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पूरा पॉइंट वाइज दिया है। और 4 नंबर में क्या पढ़ा, क्यों जरूरी है भैया, यूजर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल समझ में आएगा क्योंकि वो भी लिंक है। दूसरा, अकाउंट बैलेंस, प्रोसीजर, ट्रांजैक्शंस, एंट्रियां हो रही है, सब ये पता चलेगा मेरे को। तीसरा, कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स maintained by service organization payroll and may also include aspects or one or more of other components of internal control at service station। तो भैया मैंने क्या बोला, जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट कौन देगा, एक्स देगा वाई को, तो दोनों कनेक्टेड हो गए कि नहीं हो गए। आपका कंट्रोल से पता चलेगा मेरा कंट्रोल भी ठीक है या नहीं है। किताब से पढ़ते हैं ये सारे स्टैंडर्ड थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं ना, क्योंकि एक तो आपके कैप 2 लेवल में भी नहीं होते हैं। कैप 2 में तो अगर किया हुआ, पता नहीं मेरे को अच्छे से किया हुआ कि नहीं है, लेकिन वहाँ अगर इन डेप्थ कर लेना आप तो फिर तो ऑडिट कैप 3 में बहुत ईजी हो जाए। मेजॉरिटी तो स्टैंडर्ड ही कवर कर लेता है आपका, मोर देन आई थिंक 60% ऑफ सिलेबस, काफ़ी ईजी हो जाता है उसके बाद। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर, अगेन NSAE 3402 किसके लिए है, सर्विस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा। यूजर ऑडिटर, यूजर एंटिटी के ऑडिटर की बात नहीं करेगा, उसके लिए NSA 402 ऑलरेडी है आपके सिलेबस में। ऑब्जेक्टिव वही है सारा। अगेन सी लैंग्वेज अलग अलग है, अब तो स्टैंडर्ड खत्म ही हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, जाना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास और एविडेंस गैदर करने हैं कि कंट्रोल्स आर इन प्लेस, डिजाइन प्रॉपरली, वर्किंग प्रॉपरली, ये लिख के है ना, और सबमिट कर देने रिपोर्ट। अब लैंग्वेज में जाना हमें, और क्या। एक रिपोर्ट 2 टाइप की होती है, वो डिस्कस कर लोगे आप तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आगे इसको पढ़ने में। टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1, टाइप 2। ध्यान से ये दिमाग में डाल लीजिए कि सर्विस ऑडिटर करता क्या है। ये देखेगा कि जो सिस्टम है, अब पेरोल अकाउंटिंग का सिस्टम हो गया ना, पूरा एक डेटा आएगा, उसके बाद पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सिस्टम डिजाइन प्रॉपरली। क्या चेक करेगा, किस एग्जाम्पल क्या था, पेरोल अकाउंटिंग, पेरोल प्रोसेसिंग ऑफ एक्स लिमिटेड इन वाई लिमिटेड ना, ये वाई लिमिटेड का तो चेक कर रहे हैं ना, ये ठीक से डिजाइन प्रॉपरली है कि नहीं है, सिस्टम ओवरऑल सिस्टम पूरा डिजाइन है कि नहीं है। दूसरा क्या चेक करेगा कि कंट्रोल्स डिजाइन प्रॉपरली है कि नहीं है। अब क्या मतलब हुआ इसका, मान लेते हैं पेरोल अकाउंटिंग है, पेरोल अकाउंटिंग और टुकड़ों में बांटे तो क्या आएगा, पेरोल में क्या क्या आ जाएगा, पेरोल में आ जाएगा सैलरी कैलकुलेशंस आ जाएंगे ना, लीव वगैरह सब लेके है ना, इंक्रीमेंट किसी का हुआ तो वो आ जाएगा, सैलरी कैलकुलेशंस आ जाएंगे। उसके बाद TDS आ जाएगा, अगर प्रोविडेंट फंड कट रहा है तो वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो प्लस ये पेमेंट हुआ कि नहीं हो गवर्नमेंट को, टाइमली बात हो रही है, PF डिडक्टेड टाइम से कट गया कि नहीं कट गया, ठीक से पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। उसके बाद जो सैलरी है ये सब के बाद में ये एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में जमा हुई कि नहीं हुई, तब आ जाएगा। भर दीजिए इसमें और भी कुछ, ओवर टाइम डाल दीजिए, जितने और अलग अलग चीज़ें कंपोनेंट हो सकते हैं डाल दीजिए। तो पहले क्या बोल रहा था मैं, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट पूरी याद हो जाएगी, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा वापस। बेसिकली तीन चीज़ें चेक करता है ओवरऑल, सिस्टम ठीक से डिजाइंड है कि नहीं है। सिस्टम डिजाइन मतलब पेरोल अकाउंटिंग ठीक से आप प्रोसेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब सिस्टम डिजाइन करने के लिए कंट्रोल तो देखना पड़ता है ठीक से डिजाइन है कि नहीं है। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशंस के लिए क्या कंट्रोल है आपके पास में, TDS के लिए क्या कंट्रोल यूज कर रखा आपने, प्रोविडेंट फंड के लिए डिडक्शंस के लिए रेट क्या है ठीक से डालते हो, क्या कंट्रोल है आपके पास में, सैलरी एम्प्लॉयज को पेमेंट हो रही नहीं हो रही है, बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं है
है ना, ये क्या कंट्रोल है आपके पास में, या डिजाइनिंग की बात हो रही है खाली। अब टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 में जाता हूं, फिर तीसरी चीज आपको दिखाऊंगा मैं। यहां पर भी क्या होगा, सेम होगा, सिस्टम डिजाइंड है कि नहीं है। दूसरा, सिस्टम के लिए सारे कंट्रोल डिजाइंड है कि नहीं है। अब कंट्रोल डिजाइन देखोगे तो एक एक चीज देखनी पड़ेगी, है ना, डेटा टीडीएस के लिए क्या कंट्रोल है और पेमेंट के लिए क्या कंट्रोल है, ये सारे मिला के देखोगे तो सिस्टम ठीक से डिजाइन हो जाएगा अपने आप। अगर मैं एक एक एक्टिविटी देख लूं, उस पर कंट्रोल है इनके पास में, तो मैं ये मानूंगा कि ओवरऑल सिस्टम भी ठीक है। और यहां तीसरा मैं ऐड करूंगा कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। बस हो गया। टाइप 1 रिपोर्ट, आप कौन सी रिपोर्ट जमा दोगे? अगर टाइप 1 दोगे, सर्विस ऑडिटर अगर टाइप 1 रिपोर्ट इशू करेगा, बनाएगा, तो खाली दो चीज डालनी है, इजी काम है। तो क्या कि सिस्टम ठीक से डिजाइंड है कि नहीं है, और दूसरा कंट्रोल ठीक से डिजाइंड है कि नहीं है, खत्म। ये तीसरी चीज यहां नहीं आएगी, थर्ड एलिमेंट यहां पे गायब है टाइप 1 रिपोर्ट में। अगर टाइप 2 रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो और डिटेल्ड होती है, उसमें हम क्या क्या डालेंगे, हम ये डालेंगे सिस्टम ठीक से डिजाइंड है कि नहीं है, कंट्रोल ठीक से डिजाइंड है कि नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंट कॉपी पेस्ट है टाइप 1 और टाइप 2 में। और तीसरी एक और चीज हम एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। खाली कंट्रोल डिजाइंड है, ये कंट्रोल है, हाँ है, दिखाइए क्या है, ये है। अब मेरे को दिखाइए कि कैसे इफेक्टिवली, आप चेक करके देखिए इफेक्टिव है कि नहीं है। टाइप 2 रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट जाएगा, यहां बेसिकली आपको टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स की बात आ जाती है। यहां पर आप कंट्रोल टेस्ट भी करके देखते हो, और जो टाइप 1 रिपोर्ट है उसमें टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स नहीं होता है। अरे टेस्ट करोगे भाई साहब, तभी तो पता चलेगा कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। टाइप 2 रिपोर्ट, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का भी डिटेल जाएगा। दो टाइप की रिपोर्ट सबमिट होती है यहां पर, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 में क्या फर्क है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली चेक करते हो तो डिजाइन याद रखिए, सिस्टम डिजाइन, कंट्रोल्स आर डिजाइन, दोनों में कॉमन है। तीसरे में टाइप 2 में क्या जाएगा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विस ऑडिटर, ये अभी जो एग्जांपल दिया हूं चार्ट में, अगर वो आपको क्लैरिटी आई है तो आपका बाकी जो बचा हुआ था स्टैंडर्ड वो भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ, सिस्टम इज एज डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड, सिस्टम ठीक से डिजाइंड है। दूसरा, कंट्रोल सुटेबली डिजाइन, चार्ट अभी लिखा ना। तीसरा, कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। याद रखिए ये किस में नीचे दिया गया है मैंने, ये टाइप 2 रिपोर्ट है। टाइप 1 में खाली ये और ये जाएगा, टाइप 2 में ये तीनों जाएंगे, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और टू रिपोर्ट ऑन द मैटर इन अबव इन अकॉर्डिंग विद सर्विस ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तीनों चीज को चेक करना और उसको अश्योरेंस रिपोर्ट में डाल के दे देना। अश्योरेंस रिपोर्ट का मेरे पास स्पेसिमेन है, एग्जाम्पल भी एक बार पढ़ा दूंगा आपको। देखिए टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। कैसे, द डिस्क्रिप्शन, द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम आ गया। अब देखिए रिटर्न असर्शन आप लेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बारे में नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड, कंट्रोल डिजाइन एज स्टेट। मैंने क्या बोला, सिस्टम डिजाइंड है, कंट्रोल डिजाइंड है। देखिए सेम कॉपी पेस्ट, सिस्टम डिजाइन है, कंट्रोल डिजाइन है, सेम चार्ट वाला। तीसरा, ये रिपोर्ट कौन सी है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। देखिए क्या लिखा हुआ है टाइप 2 में, कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके देखेंगे कि कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्रॉस किया हुआ है, मतलब टाइप 1 रिपोर्ट में कंट्रोल्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, अश्योरेंस रिपोर्ट जाएगी एक, सर्विस ऑडिटर अश्योरेंस रिपोर्ट दैट क्या, रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट मैटर इन 2 अबव। 2 में क्या क्या था, 2 में दो चीज थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज डिजाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स एज डिजाइन। तो चार्ट बना दी मैंने, उसी से कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या जाएगा, अश्योरेंस रिपोर्ट किसके ऊपर जाएगी, जो 2 के ऊपर मैटर था उस पर जाएगी, और साथ में 3 मैटर थे ना यहाँ पर, डिजाइन सिस्टम, कंट्रोल डिजाइन
ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और साथ में ये बताना पड़ेगा कि टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स हुई है कि नहीं हुई है। टेस्ट अंडरस्टूड है। आप जब बोलोगे कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद ये कंक्लूजन में आ सकते हो कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। देखिए मैंने बोल्ड भी किया हुआ है यहाँ पे। टाइप 1 रिपोर्ट क्या है? इज अ रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन प्लस डिजाइन। टाइप 2 रिपोर्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिव। इजी एकदम, कुछ है ही नहीं इसमें। एग्जाम में आ गया, बिंदास एकदम लिख के आ सकते हैं। हाउ सच एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विथ, ये सब बेसिकली एक थ्योरेटिकल आ जाएगा, इसमें कोई टेक्निकल बताना नहीं है। जो इस ओवरऑल स्टैंडर्ड में टेक्निकल बातें थी ना, जो पढ़ के बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, वो आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या देखेंगे आप देखेंगे कि अगेन किसके लिए बोल रहा है? सर्विस ऑडिटर के लिए बोल रहा है मिस्टर बी हमारे एग्जाम्पल में। कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस कर रहा है। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब इंडिपेंडेंस है उसमें, जैसे एग्जाम्पल है ना, इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है। इसलिए सीए इन प्रैक्टिस चाहिए आपका। एम्प्लॉय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं दे सकता है, सीए इन प्रैक्टिस चाहिएगा। ये बेसिक थ्योरेटिकल चीज। दूसरा अंडरस्टूड है, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेशन करेगा, अपनी बात बताएगा, उनसे कुछ इनपुट चाहिए तो वो लेगा ऑडिट करते वक्त। एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट करते वक्त टर्म्स होती है, ये करना है, स्कोप चेंज हो गया अगर, तो वो देखेगा जस्टिफाइबल है कि नहीं है ना। ये तो है चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर जस्टिफाइबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, डिस्क्लेमर है ना, विड्रॉ ही कर लगते हैं आप, करना नहीं है ऑडिट, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाएगी ऑडिट में। तो एक्सेप्टेंस है, इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड बाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स will be suitable and available to user entities and their auditors and scope of engagement। तो जो ऑडिट है वो काम आएगा, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम विल नॉट बी सो लिमिटेड दैट दे आर अनलाइकली टू बी यूजफुल टू यूजर एंटिटी। तो एंगेजमेंट का स्कोप चेक कर ले और साथ में देख ले कि यूजफुल होना चाहिए, तभी एंगेजमेंट आप एक्सेप्ट करिए। और चेंज भी होता है टर्म्स, तो भी ये दो चीज का ध्यान रखिए, क्या कि आपका स्कोप क्या है। सी अल्टीमेटली आप जो दे रहे हैं वो यूजर एंटिटी के लिए ही दे रहे हैं। आप जो यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो यूजर एंटिटी के काम आएगा, उसके ऑडिटर के काम आएगा। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगर सब कुछ करने के बाद आपको पता चला कि ये तो यूजफुल ही नहीं है यूजर एंटिटी के लिए, तो आप कर देंगे क्यों रिपोर्ट? मत लीजिए वो एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट के स्कोप के चेंज होने से क्या है? इफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन requests a change in scope of engagement before the completion of the engagement, the service auditor shall be satisfied there is reasonable justification for the same। engagement change होता है, logical reasonable justification है, तभी आप लेंगे। चेंज होता है, आपको लगता है इतना भारी चेंज आया है, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया है 3 ऊपर पढ़ के आए हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, कंट्रोल्स आर सुटेबली डिजाइंड, और टाइप 2 रिपोर्ट में एक और क्या आ जाएगा? कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, रीडिंग बाकी है, कुछ टेक्निकल मेरे हिसाब से इसमें बचा हुआ नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, द फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए डिस्क्रिप्शन का। सूटेबिलिटी डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, वही तीनों बातें वापस से लिख दी। मटेरियल है कि नहीं कैसे चेक करूंगा? जो डिस्क्रिप्शन है सिस्टम का वो ठीक से प्रेजेंट किया गया है, कंट्रोल्स के बारे में सूटेबल है, कंट्रोल जो भी लगा रखे हैं, और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या आ जाएगा साथ में कि कंट्रोल ठीक से काम कर भी रहे हैं। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तो यहाँ पर सिस्टम को समझना है, एविडेंस रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन को लेना है। देखिए ना वापस से 3 बातें आ गई, एविडेंस रिगार्डिंग कंट्रोल्स को लेना है और एविडेंस रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल को लेना है। ये कब आएगा वापस से? टाइप 2 रिपोर्ट 1 में नहीं आएगा। देखिए ना हर जगह आपको मिलेगा ये लिखा हुआ, टाइप 2 रिपोर्ट में आएगा ये वाली बात। और इसके अलावा आप एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर है, मतलब अगर एक इंटरनल ऑडिटर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, उससे भी आप समझ सकते हैं, आपको एंटिटी के एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के कंट्रोल्स वो यूजर एंटिटी के फंक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए यूज करता है। तो अगर ऑडिटर है तो उससे भी बात उत करके आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कोई काम जो आपके एंगेजमेंट में है ना काम आएगा, आपको एक आइडिया मिलेगी, वो भी ले सकते हैं।
एक उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट से आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो चार्ट बना रखी है मैंने, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगेन कुछ नया नहीं बात करेगा, वही सारी बातें एक जो नॉर्मल अश्योरेंस या ऑडिट रिपोर्ट्स में आपकी जाती है। क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे आप? अफर्म द असर्शंस ऑफ अकॉम्पनी द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। पहला पॉइंट यही था, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम लेंगे। दूसरा कि उसने सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, दैट इट हैज प्रोवाइडेड द सर्विस ऑडिटर विथ ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सब इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी है। और तीसरा, डिस्क्लोज द सर्विस ऑडिटर एनी ऑफ द फॉलोइंग टू विच इट इज अवेयर। तो ये सब पॉइंट है इसके 4। पहला क्या था, सारा डिस्क्रिप्शन ठीक है आपका, आप हमें जो चाहिए था आपने सब प्रोवाइड किया। और तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि ये सब चीज़ों के बारे में भी सारी बातें हो गई है। पहला क्या है कि कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज और रेगुलेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, fraud or uncorrected deviations attributable to the service organization that may affect one or more user entities। बताइए आप मेरे को कि कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है। दूसरा, कोई डेफिशिएंसी कंट्रोल्स में है, उसके बारे में हमें बता दीजिए। तीसरा, याद रखिए सारे कंट्रोल्स वगैरह जो डिज़ाइन करना है, कंट्रोल्स है ना, सिस्टम को डिज़ाइन, कंट्रोल्स को डिज़ाइन, उसके बाद में हम बोल रहे हैं इफेक्टिवनेस, ये सब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के तरफ से ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो जांच कर रहे हैं कि वो तो सब कुछ वही डिज़ाइन करेगा, हम जांच कर रहे हैं डिज़ाइन सूटेबल है कि नहीं है, कंट्रोल सूटेबल है कि नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके देखेंगे कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब काम तो मैनेजमेंट का करना है। तो उससे पूछ रहे हैं भाई डेफिशिएंसी है क्या, मतलब कॉमन सेंस है, लिख के ले लो, हो गया, बच गए आप, अपना संभाल लो ना अपना काम, है ना, उससे लिख के ले ले। इंस्टेंसेस वेयर कंट्रोल्स हैव नॉट ऑपरेटेड एज डिजायर्ड, कभी कभी हुआ जो आपने लगा कि ये कंट्रोल ऐसा होना चाहिए था और नहीं किया। एनी इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट हर स्टैंडर्ड अश्योरेंस या फिर रिपोर्ट्स में रहती है कि कब तक का आपको ऑडिट करना है, कब तक का अश्योरेंस देना है, उसके बाद से कुछ ऐसा घटना हुआ जो कि मेरे को लगता है बहुत मटीरियल है, जो मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। मैं अगर रिपोर्ट कर दूं कि नहीं कंट्रोल काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एज ऑन मान लो एज ऑन 31 मार्च कर दिया मैंने, अभी अप्रैल चल रहा है, और है ना, मतलब 31 मार्च तक का देखना था मेरे को, और आज के दिन तक पता चला कि इस बीच 31 मार्च से लेके अभी तक बहुत भारी डेफिशिएंसी, बहुत भारी एक कांड हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। एनी सब्सिक्वेंट इवेंट कवर्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम अप टू डेट ऑफ सर्विस ऑडिटर्स अश्योरेंस रिपोर्ट। ये हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट 560 में पढ़ते हैं ना, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट वहाँ से लेके साइनिंग ऑफ रिपोर्ट, वहाँ से लेके अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, वहाँ से लेके इशुएंस ऑफ रिपोर्ट। तो ये सब इवेंट भी इफेक्ट कर सकते हैं, दैट कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सर्विस ऑडिटर्स अश्योरेंस रिपोर्ट। तो मान लो आप 31 मार्च तक के हिसाब से, 31 मार्च 2004 के 2024 हिसाब से अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हो, और आप रिपोर्ट दे रहे हो 20 अप्रैल को। इसके बीच में अगर कुछ हुआ हो जो कि आपको लगता है बहुत सिग्निफिकेंट, है ना, इम्पैक्ट करेगा यूजर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल्स के ऊपर, तो उसकी भी रिपोर्ट अश्योरेंस रिपोर्ट में इसको भी आपको देना पड़ सकता है। सब्सिक्वेंट इवेंट वही वाली बात आ गई, वापस से नहीं पढ़ूंगा इसको मैं। सब्सिक्वेंट इवेंट अगर लगता है कुछ है ऐसा, उसके बारे में दिखा दीजिए। ये रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड खत्म हो गया आपका, 2-3 पॉइंट बचा हुआ है। इसको भी, रिपोर्ट को भी मेरे को लगता नहीं है कोई रीज़न होगा आपके एग्जाम में कि रिपोर्ट बनाना पूरा पूछे आपको, है ना। हमने 700 में भी पढ़ा हुआ है रिपोर्ट का फॉर्मेट, इसका अलग होता है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर बेसिस, यहाँ पे ओपिनियन वाली बात, स्पेसिफिकली ट्रू एंड फेयर व्यू का लॉजिक नहीं है, लेकिन स्टार्ट और एंड तो कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे अश्योरेंस हो चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, एक जैसी होती है। टाइटल से शुरू होता है, लास्ट में सिग्नेचर, डेट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर से खत्म हो जाता है। तो यहाँ टाइटल आ गया, एड्रेस ही आ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, वही वाली बात है यहाँ पर कि पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, एक हिंट देना है बस आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम है कि नहीं है, टाइप टू रिपोर्ट है तो, है ना, बाकी सब कंट्रोल्स आ जाएंगे इसके अंदर। क्राइटेरिया जो है वो ठीक है कि नहीं है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के क्राइटेरिया, डिज़ाइन ठीक से हुआ, कंट्रोल ठीक से डिज़ाइंड है, इंप्लीमेंट ठीक से हुआ, काम ठीक से कर रहा है, वो सारी बातें। कंट्रोल इंटेंडेड फॉर यूजर एंटिटी ओनली, तो यहाँ पर आप क्या लिख के दोगे रिपोर्ट में कि भैया मैं उन कंट्रोल के बारे में बात कर रहा हूँ जो खाली यूजर एंटिटी के रेलेवेंट है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओवरऑल जनरल कंट्रोल थोड़ी चेक करने जा रहे हैं आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, वाई लिमिटेड की ना।
मैं लिखूंगा, खाली मैं उसका चेक कर रहा हूं जो उससे मतलब है, बाकी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप लिखेंगे। रिस्पॉन्स ना जो 700 का फॉर्मेट है उसमें भी तो है। क्या लिखेंगे आप कि भैया सब कुछ बनाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सिस्टम डिजाइन, डिस्क्रिप्शन सब देना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। वही बात यहाँ पर बोला गया है, प्रिपरेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम वो एक्यूरेट है, असर्शंस देना ये सब किसका काम है? ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट का काम है। मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी मैं लिख रहा हूँ। मैं क्या देख कर रहा हूँ, बेसिकली 3 चीज वापस से आती है। मैं चेक कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, मैं चेक कर रहा हूँ कंट्रोल्स एज डिजाइंड, और तीसरा अगर टाइप 2 रिपोर्ट दे रहा हूँ तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ? कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मैं ये भी एक पैराग्राफ में जाएगा कि मैं 3402 NSAE को अडर कर रहा हूँ, उससे कंप्लायंस कर रहा हूँ, इसकी बात कर देंगे। ये सब जो टाइप 2 रिपोर्ट मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ टेक्निकल नहीं है, एकदम लॉजिकल है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। समरी ऑफ एविडेंस, कैसे कैसे एविडेंस कलेक्ट किया आपने टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए क्या चेक किया। टाइप 2 में ज्यादा झमेला है, वहां तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पूरा जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, ओपिनियन आपका अल्टीमेटली क्या जा रहा है ना, मॉडिफाइड है नहीं है, डेट, सिग्नेचर, प्लेस, ये तीनों तो हर जगह सेम ही रहते हैं। हमारे 700 की रिपोर्ट में ओपिनियन ऊपर की तरफ जाता है, थर्ड फोर्थ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, फोर्थ फिफ्थ रहता है इनफैक्ट पैराग्राफ, या नीचे की तरफ है। एडिशनल मैटर इन टाइप 2 रिपोर्ट पूरा बोल चुका हूँ। टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स की बात आती है, क्या एडिशनल मैटर जाएगा? कंट्रोल्स वर टेस्टेड, आइटम्स टेस्टेड रिप्रेजेंट ऑल और सिलेक्टेड इन पॉपुलेशन, सैम्पलिंग किया था, सारा किया था। नेचर ऑफ टेस्ट कौन से आपने दिए थे, पूरा डिटेल प्रोवाइड करिए। और एनेबल यूजर ऑडिटर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ सच टेस्ट ऑन द रिस्क असेसमेंट, और कंट्रोल्स से कितना रिस्क आपको लगता है, कंट्रोल्स चेक किए हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यूजर एंटिटी के लिए RMM की बात करते हैं, वो कितना ज़्यादा या कम। और टेस्टिंग एंड सैम्पलिंग साइज इफ डेफिएशन, आप बताइए, हमने सैंपल साइज लिया, मान लो इतने सारे कंट्रोल्स थे, उसमें से हमने 10 चेक किए, और 10 चेक करके हमें जो लगा ये ऐसा होना चाहिए था, और उसमें ये 5% 10% डेविएट करता है। इससे क्या होगा कि जो यूजर एंटिटी है उसको समझ में आएगा कि बेसिकली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। मॉडिफाइड ओपिनियन जा सकता है, हाँ जा सकता है। कब जाएगा? नो फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन ऑफ सिस्टम, अगर डिजाइन, याद है ये 3 चीज ना बार बार आती है आपको ना, ये याद हो गया होगा। डिजाइन ऑफ सिस्टम, डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, टाइप 2 रिपोर्ट में जाएगा। देखो जहां कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली आएगा, टाइप 2 अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो मॉडिफाइड ओपिनियन कब जाएगा? अगर सिस्टम डिजाइन नहीं है, मॉडिफाइड जाएगा। अब कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्वालिफाइड, एडवर्स उसको जा सकता है, डिस्क्लेमर भी, विड्रॉल भी कर सकते हैं आप। फिर कंट्रोल नॉट सुटेबल तो भी मॉडिफाइड जाएगा, कंट्रोल नॉट इफेक्टिवली तो भी मॉडिफाइड जाएगा। नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, एविडेंस ही नहीं मिला तो ऐसे केस में आप विड्रॉ ही कर लेंगे, तो डिस्क्लेमर चल जाएगा कि भैया सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव ओपिनियन, तो भी आप विड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मॉडिफाइड ओपिनियन ही हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, और कुछ बचा हुआ है? एक सैंपल रिपोर्ट बचा हुआ है, बस, कुछ नहीं है। सैंपल रिपोर्ट भी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को रट्टा मारना है। हाँ, 3400 जो था उसकी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है वाउच करने की, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें मैंने पूरा रिपोर्ट भी पढ़ा था। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, डॉक्यूमेंटेशन अगेन कुछ अलग से नहीं है इसके अंदर। सर्विस ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट। डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए? इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो यूजर एंटिटी का ऑडिटर है उससे उसको आइडिया लग जाए सर्विस और जो एंटिटी है उसके कंट्रोल्स के बारे में, बस हो गया। तो चाहे एक्सपीरियंस हो नहीं हो, पुराना कनेक्शन हो नहीं हो, एक आइडिया लग जाए रिपोर्ट देखते ही, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं। अंडरस्टैंड NTE, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, क्या क्या यूज़ किए आपने, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी है कि नहीं है वो देखने के लिए, एविडेंस ऑब्टेन था कि नहीं था, और कोई सिग्निफिकेंट मैटर या कंक्लूजन है आप तो अच्छे से डॉक्यूमेंट करके दीजिए। एक सर्विस अश्योरेंस रिपोर्ट टाइप 2 के लिए मैंने, क्योंकि ये तीनों मैटर कवर हो जाएंगे इसके अंदर, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए वापस से तीनों पॉइंट आ गए। मटेरियल एस्पेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम आ जाएगा, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड था, कंट्रोल्स डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड थे, और तीसरा टाइप 2 रिपोर्ट है, ये आएगा। अगर ये टाइप 1 होती, मान लो ये टाइप 1 रिपोर्ट होती, तो मैं इसको नहीं देता। आप लोगों में क्या है, नेपाल में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो अभी नहीं है। इंडिया वालों के लिए तो 30 मार्क का हर सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तब उनके लिए क्या आगे एक समस्या इंडिया वालों के लिए कि अगर आप
कोई भी स्टैंडर्ड हो या कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कंसेप्ट हो, वो आप अगर इन डेप्थ नहीं करके जाते हैं ना, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप तुक्का लगा के आओगे, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो बहुत डिटेलिंग, मल्टीपल चॉइस में तो पूरा डिटेल में चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 टाइप 2 रिपोर्ट, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपका समझा हुआ नहीं है ना टेक्निकली, तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है ना। तो डिटेलिंग चाहिए होती है, चाहे एमसीक्यू ज़्यादा आ जाता है। आप लोग के लिए मेरे हिसाब से मैं डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, सेम ही है इंडिया और नेपाल का जो तरीका है पढ़ाने का। हाँ, उनको मल्टीपल चॉइस वाला है तो वो क्वेश्चन वगैरह अलग से कराते हैं, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आपका डिस्क्रिप्टिव भी है सारा। तो मेरे हिसाब से आपको फिलहाल ये भी समझ में आ गया होगा कि टाइप 1 होती तो ये सी वाला पॉइंट यहाँ नहीं होता। कंट्रोल टेस्ट कब होगा? टाइप 2 रिपोर्ट में होगा जी। और ये हमने ऊपर बात की थी, कौन इंटेंडेड यूजर है, क्या पर्पज है ऑडिट का, लास्ट में लिख के अपना साइन कर दे। तो बेसिकली टाइम पढ़ने में नहीं जाता है, बल्कि मेन जो क्रक्स है इस स्टैंडर्ड्स का, स्पेशली अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि कैप 2 में भी आपका नहीं रहता है ये। और ये जो आप पढ़ते हैं ये बेसिकली फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, और फर्स्ट जो शुरू का चैप्टर का पार्ट है उसको अगर ध्यान से सुन लेते हैं बहुत ईजी हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।